ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चलिए ठीक है, ओके। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में जो अपना सेकंड चैप्टर है ना, उसको खत्म कर लिया था। सेकंड चैप्टर के में हमने द्विघात बहुपदों के बारे में पढ़ा था, उनको हम कैसे सॉल्व करते थे, शून्यक वगैरह इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम शुरू कर रहे हैं आज से अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 5x+8। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके इसको हम क्या बोलेंगे? 5x+8 ये क्या है? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे बता सकते हैं। अगर मैं कहूं 5x+8, इसको मैं क्या बोलूंगा? बताओ। बहुपद। बहुपद, ओके। और कोई स्टूडेंट बहुपद बोल सकते हैं? बहुपद के अलावा और कुछ? हाँ जी, 5x+8। ठीक है, तो हम इसको बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं, हम इसको बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुपद या बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हो। ये बहुपद क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा जब सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था बहुपद क्या होते हैं, जिसमें जो चर के घातांक है वो पूर्णांक हो। चर क्या है इसमें? x, उसका घातांक क्या है? 1। तो एक क्या है? एक पूर्णांक है। याद आया? एक क्या है? एक, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। चर के घातांक क्या हो? पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या हो। जैसे एक, एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? बहुपद बोलूंगा। क्लियर हुआ सभी को? और इसको मैं बीजीय व्यंजक भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था, बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं। एक तो चर होता है जो कि एक्स है, अचर होता है, 5 और 8 अचर हैं, और गणितीय संक्रिया यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है जो कि प्लस है। ठीक है, तो मैं इसको बहुपद या बीजीय व्यंजक बोल सकता हूं। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या है? 5x+8 = 0, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे समीकरण, रैखिक समीकरण। समीकरण, ओके। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे क्या बोलेंगे इसको? हाँ जी, इक्वेशन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या है? एक समीकरण है। ये समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, इसमें बराबर का निशान है। तो आपको याद होगा समीकरण हमने पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में ही। मैंने आपको बताया था एक समीकरण में तीन चीजें होती हैं। एक बराबर का निशान होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बराबर का निशान है। एक LHS होता है, तो ये मेरा LHS है। और एक RHS होता है, तो ये मेरा RHS है। तो आपको इन दोनों में अंतर साफ पता चल रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद या बीजीय व्यंजक बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा? एक समीकरण क्या होती है? जिसमें बराबर का निशान है। क्योंकि इस चैप्टर में हम समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, रैखिक समीकरण। तो सभी को एक चीज क्लियर हुई, समीकरण क्या होती है? जिसमें बराबर का निशान आ रहा है, एक तरफ LHS हो, एक तरफ RHS हो, और बीच में बराबर का निशान हो, उसको हम समीकरण कहते हैं। ये बात सभी को क्लियर हो गई है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी एक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, LHS है और RHS है। अब आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है 5x-4y+8 = 0। ठीक है, 5x-4y+8 = 0। तो बताइए क्या ये समीकरण है या नहीं? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एम टाइप कर दीजिए। क्या ये समीकरण है? ये 5x-4y+8 = 0। सभी लोग बताइए यस, वेरी गुड। क्यों है ये एक समीकरण? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं बराबर का निशान है। बराबर के निशान के एक तरफ LHS है और एक तरफ RHS है। तो ये क्या है? एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। अच्छा, नेक्स्ट, इसमें चरों की संख्या कितनी है? इसमें चरों की संख्या कितनी है? बताइए सभी लोग, कितने चर हैं इसमें?
चर क्या होते हैं? वेरिएबल्स। 2 चर है। 2 वेरिएबल। तो इसमें 2 चर हैं, एक x और एक y। तो इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? x और y। इसमें चरों की अधिकतम घात क्या है? जो इसमें चर हैं x और y, उनकी अधिकतम घात कितनी है? 1। 1। ठीक है, 1। तो x की भी घात 1 है, y की भी घात 1 है, तो अधिकतम घात 1 है। तो इन 3 पॉइंट से आपको क्या समझ में आया? इन 3 पॉइंट्स से आपको ये समझ में आया कि ये एक समीकरण है। कितने चर वाली समीकरण है? 2 चर वाली समीकरण है। कैसी समीकरण है? क्योंकि इसमें अधिकतम घात 1 है, और जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। बता दें, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई? क्यों है ये रैखिक समीकरण? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। इसमें जो चर की घात है वो 1 है, तो इसलिए ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? 2 चर वाली, है ना? 2 चर है ना इसमें, x और y। तो 2 चर वाली रैखिक है और समीकरण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 चर वाली रैखिक समीकरण। 2 चर वाली रैखिक समीकरण। तो इनके बारे में हमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अगले क्लास में हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, तो टाइम से आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, लेकिन आपने लेट क्लास ज्वाइन की है, थोड़ा कोशिश किया करो आप टाइम से क्लास में आ जाया करो। तो ये क्या है? 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। क्यों है ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण? क्योंकि इसमें 2 चर हैं। कौन कौन से? x और y। रैखिक क्यों है? क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। और समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। तो इन्हीं के बारे में ये इस चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है। ये जो समीकरण होती है ना इस तरह की, 2 चर वाली रैखिक समीकरण, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? ये सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है? मैंने आपको बता दिया है। इसमें 2 चर हैं, x और y। रैखिक क्यों है? क्योंकि अधिकतम घात 1 है। और समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। अब हम बात करते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है ना? 2 चर जिसमें हो x और y, उस रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो उसका व्यापक रूप से मतलब है जनरल फॉर्म। व्यापक रूप से क्या मतलब है? इसकी जनरल फॉर्म, यानी ये दिखता कैसा है ना? ये जो हमारी 2 चर वाली रैखिक समीकरण है वो दिखने में कैसी होती है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वो दिखने में कैसी होती है? इस तरीके से। तो इसका जो व्यापक रूप है, 2 चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये क्या है? व्यापक रूप है, जहां पर a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई? वास्तविक संख्याएं आप ये समझ के चलो कि जितनी जो भी आपने अब तक पढ़ा है ना, नर्सरी से लेकर 10th क्लास में जितनी भी संख्याएं, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं, वो सब वास्तविक है। चाहे वो √2 है, चाहे वो √5, 2.5 हो गया, या 2/3 है, या कुछ भी, 1 2 3 -4 हो गया, -4/5 हो गया, ये सब क्या है? ये वास्तविक संख्याएं। तो ए बी सी जो है इसमें से कुछ भी हो सकता है। ए, बी और सी क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज, ए और बी 0 नहीं हो सकते। क्यों? कोई मुझे रीजन बताएगा क्यों नहीं हो सकते ए और बी 0? बताओ। ए और बी, मैंने बोला वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं लेकिन 0 नहीं हो सकते। बताओ क्यों नहीं हो सकते ए और बी 0? कोई रीजन देगा इसका? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएंगे तो फिर ये इस बहुपद ही खत्म हो जाएगा, 0 ही हो हाँ जाएगा सब। हाँ, अगर ये 0 हो गए, अगर x 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, y 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, प्लस c बचा। तो अभी क्या ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण रह जाएगी? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या ये 2 चर वाली अब रह जाएगी? जब मैं ये भी 0 ये भी 0, तो चर तो इसमें अब है ही नहीं, x और y 0 हो गए, तो बचा तो सिर्फ c। तो ये 2 चर वाली नहीं रहेगी, इसीलिए ए और बी 0 नहीं हो सकते। क्योंकि
अगर a और b 0 हो गए तो ये चर खत्म हो जाएंगे ना, ये x भी 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, तो बचा सिर्फ c। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बचेंगे, जबकि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, यस और नो? ये चीज अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो व्यापक रूप हमारा ये होता है, ठीक है। व्यापक रूप का मतलब है कि हमारी जो समीकरण जो होगी वो इस तरीके से दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम व्यापक रूप में बदलना भी सीख लेते हैं। जैसे ये उदाहरण है 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। अब इसमें आप देखो a की जगह 5 लिखा हुआ है, b की जगह 6 लिखा हुआ है और c की जगह 7 लिखा हुआ है, दिख तो इसी की तरह रही है ना। तो ये क्या है, दो चर वाली एक रैखिक समीकरण है, उसका व्यापक रूप है, ठीक है। भाई a की जगह मैंने बताया ना, a b c क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो मैं a की जगह 5 लिख दिया, b की जगह 6 लिख दिया और c की जगह 7 लिख दिया। सेम a की जगह -2 लिख दिया, b की जगह 8 लिख दिया और c की जगह -10 लिख दिया। तो ये चीज सभी को क्लियर हुए, उदाहरण सभी को क्लियर हुए दोनों? बताओ ये किसके उदाहरण है, जो हमारा व्यापक रूप है उसके उदाहरण है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में हमारी जो समीकरण है पहले इसी रूप में लेकर आनी है, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 8 बराबर 2x प्लस 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो सभी बच्चे लिखेंगे 8 बराबर 2x प्लस 3y, इसको आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो लिख के दिखाइए कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं बताओ, किस रूप में लिखना है? ax प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0। एक मिनट, ax प्लस by प्लस c बराबर, हाँ क्या बोला आपने, 3y माइनस 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ओके। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका तो बता दिया एक बच्चे ने। हाँ जी बताइए। व्यापक रूप में लिखने का मतलब ये है कि भाई ये समीकरण अभी हमारी इधर उधर हो रही है ना सारी, व्यापक रूप ये होता है हमारा, ठीक है। यानी समीकरण ऐसी ऐसी दिखनी चाहिए, मतलब बराबर का निशान हो, उसके एक तरफ 0 होना चाहिए और दूसरी तरफ पहले x वाला पद आना चाहिए, फिर y वाला और फिर कांस्टेंट यानी अचर बराबर 0। तो मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यस। एक तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं इनकी जगह चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा x बराबर 5, तो मैं 5 बराबर x भी लिख सकता हूँ। इसको बताओ ये दोनों सेम चीज है या नहीं, बताओ जल्दी से। ये यस दोनों सर। चीजें सेम है, x बराबर 5 लिख दो या 5 बराबर x लिख दो, दोनों सेम है। सभी लोग मुझे बताइए ये सेम है ना। तो मैं इसके साथ भी ऐसा ही कर सकता हूँ, इसके साथ भी मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 8, लिख सकता हूँ ऐसे, बताइए। ठीक यस है, सर। अब आप देखिए, अब आते हैं अपने व्यापक रूप पे। व्यापक रूप क्या कह रहा है, व्यापक रूप कह रहा है कि पहले x वाली टर्म आनी चाहिए। तो पहले x वाली आ रही है टर्म, ठीक है, चलो ये बात तो ठीक हो गई, x वाली टर्म आ गई पहले। फिर व्यापक रूप कह रहा है प्लस प्लस, फिर ये कह रहा है उसको लिखो जिसके साथ y है, y किसके साथ है, 3y के साथ, ठीक है ये भी अपनी जगह है। फिर ये कह रहा है कि आप फिर लिखो अचर को, तो ये जो हम मेरा अचर है ये इस तरफ है। व्यापक रूप तो ये कहता है ना इन तीनों को एक साथ लिखो, इन तीनों को एक साथ लिखो, लेकिन ये तो इधर आ रहा है दूसरी तरफ, तो मैं इसको उठाकर इधर लेकर जाऊंगा, मैं इसको उठाकर इधर ले गया, तो ये प्लस का 8 इधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस में 8 बराबर, और जब 8 इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 0। तो ये हो गया व्यापक रूप। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई, बताइए ये क्या हो गया, व्यापक रूप। क्यों हो गया ये व्यापक रूप, क्योंकि देख लो ना, पहले व्यापक रूप क्या कहता है कि पहले उसको लिखो जिसके साथ x है, तो मैंने उसको लिख दिया। फिर कह रहा है उसको लिखो जिसके साथ y है, मैंने वो लिख दिया। फिर ये कह रहा है फिर कांस्टेंट को लिखो, कांस्टेंट दूसरी तरफ था, तो मैं इसको उठाकर इस तरफ ले आया, तो वो माइनस का होगा, -8 बराबर 0। ठीक है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक तरीके से और इसको हम लिख सकते हैं,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन मेरा क्या था, 8 बराबर 2x प्लस 3y। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x को इधर ले आया तो माइनस का हो गया -2x, 3y को इधर ले आया ये भी माइनस का हो गया -3y, और ये 8 इधर है ही प्लस का, तो प्लस में 8 बराबर 0। ये भी सही है। बात क्लियर हुई आप लोगों को? बताओ, ये भी सही है और ये भी सही है। भाई अगर आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो यही आ जाएगा ना। अगर आप इसमें -1 से, मैंने ये इसलिए बताया है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम है। अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ प्लस का आ रहा है यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का आ रहा है यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का आ रहा है यहाँ प्लस का, यहाँ इक्वल टू है इक्वल टू है, यहाँ जीरो है यहाँ जीरो है, कोई बात नहीं। आप इसमें दोनों तरफ इसमें अगर -1 की मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर इसमें दोनों तरफ LHS में भी RHS में भी -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात सभी को क्लियर हुई? बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इस तरीके से हम सर व्यापक रूप में लिखते हैं। हाँ जी बोलिए। सर जो मतलब हमें कोई भी समीकरण देगा तो हमें व्यापक रूप, हमें इसे दो तरीकों से लिख सकते हैं। हाँ, दो तरीकों से लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपके माइंड में उस टाइम पर क्या आ रहा है ना। हो सकता है आपके माइंड में ये ऐसे आ रहा हो कि हम इसको यहीं रखें, 8 को उधर ले जाएं सिर्फ, है ना। आपके माइंड में दो चीजें आ सकती है। पहली चीज तो ये आ सकती है कि 8 को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ तो वो -8 इज इक्वल टू 0, तो ये व्यापक रूप हो गया। दूसरी चीज ये भी तो आ सकती है कि 8 को यहीं रहने दो, इनको इधर ले आता हूं मैं, आ सकती है ना। भाई 2x को भी और 3x को भी इधर ले आओ, तो मैंने वही किया है। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे लिखना चाहते हो, दोनों ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ, अगर किसी ने ये दिया है आंसर उसका भी ठीक है, अगर किसी ने ये आंसर दिया है उसका भी ठीक है, ये सेम ही चीज है भाई। अगर आप थोड़ा डीप में इसके जाओगे, सेम ही चीज लिखी हुई है। सेम कैसे लिखी हुई है, अगर मैं इसमें से देखो माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस 3y -8 बराबर 0, यही बचा। मैंने बताया था जब माइनस बाहर आता है तो साइन चेंज कर देता है अंदर के, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए। 2x भी प्लस का हो गया, 3y माइनस का था तो प्लस का हो गया, 8 प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब ये माइनस को मैं इधर ले जा रहा हूँ, माइनस का मतलब क्या है, -1 है ना। ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है ना। अब ये इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जब जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो 2x प्लस 3y -8 बराबर 0/-1, और 0/-1 0 हो गया, तो वापस से यही चीज आ गई ना। देखो 2x प्लस 3y -8 बराबर 0, वापस से देखो सेम आ गया ना। समझ में आया? बताओ, यस सर। ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो बस मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, सेम चीज है। ओके, वो डिपेंड करता है आपके माइंड में उस टाइम पर क्या आ रहा है, आप उसको कैसे भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको मैं हटा देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं ए बी और सी की वैल्यू भी बताओ यहां पर कितनी होगी, ए बी और सी की वैल्यू बताओ इसमें कितनी होगी। या आपने व्यापक रूप में लिख दिया, अब इसमें मुझे बताओ ए कितना है, बी मैं कितना बताऊं है, सर? सी कितना है। चैट बॉक्स में लिख दो सभी लोग, ए की वैल्यू लिख दो पहले सभी लोग चैट बॉक्स में, ए कितना है। वेरी गुड, 2। ठीक है भाई, व्यापक रूप क्या कहता है, ए एक्स, ए किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ, तो यहां पर एक्स के साथ क्या है, 2। भाई ए किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ, यहां पर एक्स के साथ क्या है, 2, तो ए का मान कितना हो गया, 2। बी का कितना हो गया, 3। वेरी गुड। ठीक है, तो बी किसके साथ आ रहा है, वाई के साथ, तो यहां पर वाई के साथ कौन है, प्लस का 3, तो 3 आ गया। भाई साइन के साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस के हैं तो इसलिए मैंने साइन लगाया नहीं। अगर ये साइन, अब देखो जैसे सी है, सी कितना होगा बताओ, -8 होगा ना, है ना। भाई सी क्या है, कांस्टेंट अचर, तो इसमें अचर क्या है, -8, तो ये होगा -8। ठीक है, अगर इस केस में मैं ए बी सी निकालू तो ए बी और सी कितने होंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। समझ में आया? अगर इस केस में निकालोगे ए बी सी तो ये आएंगे, इस केस में निकालोगे तो ये आएंगे, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। क्लियर हुई ये चीज आपको?
ये दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने अगर ये कर दिया तो ये गलत हो गया, या ये कर दिया तो ये गलत हो गया, दोनों ठीक है। ओके, क्लियर हुई सभी को ये चीजें? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ। हाँ, अगर ऑप्शन में आ गया जैसे क्वेश्चन, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अगर मान लो आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए सी का मान बताओ, तो फिर आप इसमें से ढूंढो -8 या 8, दोनों सही है आंसर। तो जो भी ऑप्शन में गया उसको आप टिक कर दो। ये चीज क्लियर हुई सभी को? मान लो क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए कि सी की वैल्यू बताओ, अब आपने सी की वैल्यू निकाली, आपकी -8 आ गई। मैंने बताया 8 भी ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन में मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, उसमें सी का मान एक में -5, 4, 8 और 3 दिया, ठीक है, तो आप कौन से पे टिक करोगे? अगर आपका आंसर -8 आया है तो 8 पर टिक करोगे, क्योंकि 8 भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ सभी को ये? ओके, क्योंकि दोनों ही ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी। अगर सर ऑप्शन में प्लस का भी 8 दे रखा हो और माइनस का भी 8 दे रखा हो तो? ऐसा नहीं दिया होगा, फिर वो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। ऐसा दिया नहीं होगा, और अगर दिया है तो दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, क्योंकि मैंने बताया भाई सी का मान +8 और -8 कुछ भी हो सकता है। +8 भी हो सकता है, -8 भी। ऐसे ही ए का मान +2 या -2 कुछ भी हो सकता है, बी का मान +3 या -3 कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने पक्षांतरण किसका किया है। वो डिपेंड करता है, आपने पक्षांतरण 8 का जब पक्षांतरण करोगे तो अलग वैल्यू आएंगी ABC की, जब इनका पक्षांतरण दूसरी तरफ करोगे तो अलग वैल्यूज आएंगी। क्लियर ये चीज है ना यस भाई? सर। हर बच्चा, हर बच्चे का दिमाग एक तरह से कैसे थोड़े काम करेगा। वो हो सकता है इनका पक्षांतरण कर दे इसकी वजह, कोई हो सकता है इसका पक्षांतरण करे। तो वो डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। इसको आपको AX + BY + C के रूप में लिखना है और ABC की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले सभी लोग इसको AX + BY + C के रूप में लिखिए। इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। ABC की वैल्यूज भी बतानी है। पहले इसको AX + BY + C के रूप में लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में। मैं नोटबुक दे दूंगा सभी की, नोटबुक में लिखना है भाई सभी को अपनी। ओके, √5x + 3y - 7, वेरी गुड। अच्छा, आप ना ये इक्वल टू का साइन लगाओ, ये एरो हटा दो इसके आगे से। ये दूसरी चीज होती है, इक्वल टू अलग होता है, ये दूसरी चीज है, ऐसे मत करना। ओके, वैसे ठीक है, वेरी डन, वेरी गुड। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया था? रिया? रिया नो नाम? सर, वर्षा। वर्षा, ओके, वेरी गुड वर्षा। हाँ जी, बाकी लोग? ओके, अंजलि, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अंजलि वेरी गुड। ओके, रिया, आपका नाम रिया है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और किसी ने किया सॉल्व? भाई 3 बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखाई है मुझे, रिया, अंजलि और वर्षा। बाकी लोग? चलो इधर समझिए, बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है। देखो, यहां पर कहा हुआ है कि आपको AX + BY + C = 0 के रूप में लिखना है। लिख लेते हैं चलो उसे। तो AX + BY + C = 0। ध्यान से सुने, इस रूप में लिखना है, यानी पहले x वाला टर्म आएगा, फिर y वाला टर्म आएगा, और फिर अचर आएगा, फिर बराबर आएगा, फिर 0 आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? पहले क्या आएगा? x वाला टर्म। x वाला टर्म कौन है? √5x। √5x, ठीक है, लिख दो इसको। x वाला वही है ना जिसके पास x है, तो वो कौन है? √5x। फिर क्या आएगा? y वाला टर्म। y वाला टर्म है कहां पर? बराबर के दूसरी तरफ है। बराबर के दूसरी तरफ तो सिर्फ 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर के दूसरी तरफ ये आ रहा है, तो इसको मैं उठाकर इस तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है, और ये इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा इस तरफ जाकर। तो ये क्या हुआ? +3y। फिर कौन आएगा? अचर। अचर भी देखो इस तरफ है, बराबर के दूसरी तरफ, लेकिन हमें तो ये तीनों एक साथ चाहिए ना,
भाई अपने माइंड में ये चीज आप जिनका नहीं हुआ है उनको बोल रहा हूं मैं, अपने माइंड में आप एक चीज ये नोट कर लो कि ये तीनों एक साथ आने चाहिए, ये तीनों एक साथ आने चाहिए, पर ये एक साथ आने से बीच में इक्वल टू है। तो इनको एक साथ लाने के लिए क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे। पक्षांतरण कैसे कर सकते हो, या तो इसको उधर लेकर जाओ या इन दोनों को इधर ले आओ। पक्षांतरण कैसे करोगे, या तो √5x को इस तरफ लेकर जाओगे तो तीनों एक साथ आ जाएंगे, या इन दोनों को इस तरफ लाओगे तो एक साथ आ जाएंगे। आप कैसे भी कर सकते हो, मैं इन दोनों को उठाकर इस तरफ ला रहा हूं तो ये एक साथ हो जाएंगे, तो प्लस का 7 इस तरफ आकर माइनस का हो गया, तो माइनस का 7 बराबर, ये बराबर ऐसे का ऐसे, अब ये दोनों इस तरफ आ चुके हैं, अब ये जो दोनों हैं ये इस तरफ आ चुके हैं, तो इधर क्या बचेगा 0, तो यहाँ आ गया 0, तो ये क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। बताओ ये क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें प्लीज। देखो डाउट है तो पूछ लो, मुझे विश्वास है मैं आपको समझा दूंगा, अपने ऊपर मुझे विश्वास है मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा अगर डाउट है। मैंने सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया अभी तक, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप जो व्यापक रूप है वो ये कहता है कि तीनों को एक साथ लिखो, बराबर में 0 आना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हो आप तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ आप ऐसे लिख सकते हो, या तो √5x को इनके इन दोनों के पास ले जाओ, या इन दोनों को इसके पास ले आओ, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इन दोनों को लेकर आ गया, इसको इधर ले आया और इसको भी इधर ले आया, और इधर क्या बचेगा, जब ये दोनों इस तरफ आ गए तो इधर 0 बचेगा, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब आपको ए बी और सी के मान चाहिए, ए बी और सी के मान चाहिए, तो ए क्या है, ए है क्या, ए वो है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, ए क्या है, वो है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। इसमें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है आपके आंसर में, √5, तो ए का मान क्या हो गया, √5। ठीक है, दूसरी चीज बी, बी क्या है, बी वो है, बी क्या है, बी वो है जो वाई के साथ लिखा हुआ है। इसमें देखो वाई के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन के साथ हमें देखना है ना, ये चीज भी आप नोट डाउन कर ले। बी किसके साथ लिखा हुआ है, वाई के साथ, यहां पर वाई के साथ कौन है, 3, तो बी का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, सी, सी क्या होता है, अचर, कांस्टेंट, तो इसमें अचर क्या है, -7, तो सी कितना हो गया, -7। बताओ समझ में आया सभी को, इसका आंसर या तो ये हो सकता है। ठीक है, फिर एक और चीज मैंने आपको बताई कि मान लो किसी बच्चे का मन करे कि सर नहीं, मैं तो जो पक्षांतरण करूंगा वो इसका करूंगा, √5x का, है ना सर, आपने इनका किया है ना, मैं तो इसका करूंगा। तो आप जब इसका करोगे तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। बात क्लियर हुई, देखो कैसे हो जाएगा, मैं ये भी दिखा देता हूं आपको करके। जो मेरा क्वेश्चन था वो था √5x इज इक्वल टू -3y + 7, है ना। अभी मैंने जो पक्षांतरण किया है, मैंने ये बताया तीनों एक साथ आएंगे, तो मैंने इन दोनों को इनके पास लेकर गया हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको पक्षांतरित कर देता हूं उधर, तो मैं कैसे करूंगा वो, इसको, इसका पक्षांतरण, ये उधर चला गया तो यहाँ पर 0 बचेगा, 0 बराबर -3y + 7 -√5x। ठीक है, अब जो आपका व्यापक रूप है वो ये कहता है पहले x वाले को लिखो, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर। ठीक है, तो पहले x वाले को लिख रहा हूँ -√5x, फिर y वाले को लिख रहा हूँ -3y, फिर प्लस में 7 और बराबर में 0। ऐसे भी कर सकते हो आप पक्षांतरण। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को। तो अब आप देखोगे ए का मान कितना आया, -√5, यहाँ प्लस का आ रहा था, बी का मान कितना आया, -3, यहाँ प्लस का आ रहा था, सी का मान कितना आया, +7, यहाँ पर माइनस का आ रहा था। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ए बी और सी के मान प्लस या माइनस किसी के भी हो सकते हैं, दोनों सही है। अब समझ में आ गया, अब एकदम क्लियर है चीजें, बताइए सर हाँ जी। जब √5x उस तरफ जाएगा तो प्लस का नहीं होगा क्या, -√5x? नहीं, मैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ये किया जैसे x बराबर 5 है तो मैं इसको 5 बराबर x लिख सकता हूँ। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है, इनकी जगह बदली है, LHS को RHS बना दिया, RHS को LHS, है ना। ये 0 बराबर ऐसे लिखा था ना, मैंने क्या किया है, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ। समझ में आया, जैसे यस सर। x = 5 है तो 5 को इस तरफ लिख दिया, x को इस तरफ। जा तो ये दोनों ही रहे हैं ना, तो माइनस से माइनस एक्चुअल में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इतना अंदर नहीं घुसते हैं हम, बस ये चीज ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे LHS को RHS बना सकते हैं और RHS को LHS बना सकते हैं बिना साइन चेंज किए। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है,
चलिए, सर हाँ जी, हम मतलब सभी को इक्वल टू 0 ही क्यों लेते हैं? ये मानक रूप है इसका, तो इसलिए हमें क्योंकि मानक रूप में लिखना है तो इसलिए इक्वल टू 0 करके लिखा है ना। अभी ये मानक रूप इसी को बनाया गया है, मानक रूप में इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसीलिए हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ रीजन नहीं है इसके पीछे, बस ये मानक रूप है कि एक तरफ सारे जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो आ जाए और एक तरफ 0 आ जाए, इस तरीके से हमारी दिखे जो दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है अंजलि, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब पोल में कर ले क्वेश्चन, कर लोगे सभी लोग? बताओ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, चाहे आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों सही हैं। करें पोल में, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चले करते हैं तो। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से सभी लोग तब तक, और मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लें। सर हाँ जी, इसमें हम सिर्फ सी का ही मान बताएंगे ना, या फिर उसे पूरी हाँ, इक्वेशन बना के दिखाएंगे? सिर्फ सी की वैल्यू आपको बतानी है, सी कितना आएगा। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करें। यहां पर बोला गया है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है, सी का मान आपको बताना है, करिए। अ, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 का सही है, 1 का गलत है। सभी लोग इसको सॉल्व करें भाई। 10 स्टूडेंट्स में से 10 बच्चों में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। 11 में से 9 का सही है। दो लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 11 बच्चों में से 9 बच्चों ने तो आंसर दिया है डी ऑप्शन को, और 2 बच्चों ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो हाँ, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको, सर हाँ जी, सर इसका आंसर +4 भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैंने बताया ना, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है तो -4 को टिक कर दो, +4 दिया हुआ है तो +4 को टिक कर दो। +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ओके, यही चीज मैं आपको बता रहा था, दोनों सही है। यस, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको पहले पलट कर लिख लेता हूं। 5x माइनस 3y बराबर 4, ऐसे लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, इस वाली जो इसका RHS है उसको LHS बना दिया, जो LHS है उसको RHS बना दिया। ये चीज सभी को क्लियर हुई? इसको पलट कर लिखा है मैंने, है ना, इसको मैंने पलट दिया है, ये वाली चीज को इस तरफ लिखा है और 4 को इस तरफ। ओके, अब मानक रूप क्या होता है या व्यापक रूप क्या होता है? वो ये होता है, वो कहता है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो व्यापक रूप ये कहता है कि भाई इधर 0 आनी चाहिए, बराबर के निशान की इस तरफ 0 आनी चाहिए, इस तरफ x वाला पद, फिर y वाला और फिर अचर। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, पहले x वाला तो 5x, फिर
y वाला, तो ये तो अपनी जगह ठीक है ना। इस तरफ 0 आनी चाहिए थी, तो इस तरफ 0 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 को इधर ले आऊंगा, तो ये माइनस का 4 हो गया और इक्वल टू 0। तो आप यहां से साफ साफ देख पा रहे हैं a का मान 5 है, b का -3 और c का कितना आ रहा है, -4। ठीक है। अब जैसे अंजलि ने कहा कि +4 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। आप इनको जब शिफ्ट कर दोगे इधर, जैसे मैंने इसको शिफ्ट किया है 4 को इधर, मैं अगर आप में से किसी ने इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया तो फिर +4 आएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किसको किधर लेके जा रहे हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि सी के दो मान यहाँ पर हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ऑप्शन में हमें -4 दिया हुआ है, तो सही आंसर हम -4 को लगा देंगे। क्लियर हुआ सभी को, बताइए। सर हाँ जी, आपने LHS को RHS और RHS को LS बनाया, तो हम इसको बिना इसके भी तो कर सकते हैं ना। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैथ के क्वेश्चंस को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, स्टेप्स, कोई कुछ स्टेप्स यूज करेगा, कोई कुछ स्टेप्स यूज करेगा, है ना। अब जिनको अच्छे से आता है वो डायरेक्ट, वो शायद वो करे भी ना ये सब काम। जिनको ये चीजें अच्छे से आती है ना, वो उनको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये सब काम, वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखेगा। लेकिन मैं उस तरीके से यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि हो सकता है किसी बच्चे को कुछ भी ना आता हो, तो इसलिए मैं बिल्कुल बदल कर इसको इधर करके एरो का निशान लगा के, इसलिए स्टेप वाइज बता रहा हूँ। ओके, क्लियर हुआ। अब जिनको आता है वो ये सब नहीं करेंगे, वो इसको देखते ही बता देंगे कि सी का वैल्यू ये होगी, ए की ये होगी, बी की ये होगी, जिनको अच्छे से चीजें आती है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे सबको बताना है, तो इसलिए मैं सारे स्टेप्स यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -4 होगा, एक -4 होगा। एक और क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। यस सर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ए बी सी तीनों की वैल्यूज यहाँ पर बतानी है। ठीक है, करिए सॉल्व। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। हाँ जी, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर ए बी सी तीनों की वैल्यूज आपको बतानी है। करिए। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। ध्यान से करिए सभी लोग। 2x इज इक्वल टू 7y -9। अभी जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप खुद देखोगे इस चीज को कि चाहे आप किसी को किधर भी पक्षांतरण किसी का भी कर लो, है ना, किसी को किधर भी ले जाओ, आंसर सेम आते हैं। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे आप खुद देखोगे कि चाहे आप 2x को उधर ले जाओ, चाहे इन दोनों को इधर ले आओ, सबके आंसर सेम आने हैं, क्योंकि एक ही बात होती है। समीकरण की यही खासियत है, क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है ना, तो वो बराबर का निशान क्या करके रखता है, इनके बीच में बैलेंस बनाकर रखता है। ये हमेशा बराबर ही रहेंगे, चाहे आप किसी को किधर भी ले जाओ, क्योंकि बीच में लगा ही बराबर का निशान। चलिए 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 11 में से 7 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने ए को, एक बच्चे ने सी को और एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। चलिए, तो भाई जैसा कि मैंने बताया, ये जो बीच में बराबर का निशान है सबको बैलेंस करके रखेगा, चाहे आप इसको इधर ले जाओ, चाहे इनको इधर ले आओ। आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप पाओगे कि आंसर सबके सही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा जो व्यापक रूप है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये है। तो पहले x यानी 2x को लिख लिया,
फिर y वाला आएगा, बराबर आ रहा है इसमें, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले y वाले को इस तरफ लेकर आऊंगा, तो ये माइनस का 7y, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, इन तीनों को एक साथ लिखना। फिर क्या आएगा, -9, ये भी इधर आकर प्लस का हो जाएगा, +9 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से a कितना आया, 2, b कितना आया, -7, c कितना आया, 9। 2 -7 और 9, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर और क्या आ सकता है, जब आप इसको शिफ्ट करोगे उधर तो आंसर क्या आएगा, फिर इनके साइन बदल जाएंगे, ये -2 हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ऑप्शन में हमें ऊपर वाला दिया हुआ है तो हम ऊपर वाले को ले लेंगे। क्लियर हुई सभी को चीजें? बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई इसके आंसर, जब आप 2x को उस तरफ लेकर जाओगे तो नीचे वाला आंसर आएगा, और जब इसको इधर लाओगे तो ऊपर वाला आएगा। ऑप्शन में ऊपर वाला दिया है तो हम ऊपर वाले को कर देंगे। ओके, आगे बढ़े। भाई किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? नो सर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम इसके मानक रूप देख लेते हैं, या व्यापक रूप। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो एक चर वाली रैखिक, सॉरी, जो दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमने क्या पढ़ा था, दो चर वाली रैखिक समीकरण। बताइए क्या पढ़ा था इसका व्यापक रूप अभी थोड़ी देर पहले? ax by plus c ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बराबर में लेकिन अगर हम चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, युग्म, दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब, युग्म का मतलब दो, युग्म मतलब पेयर, मतलब जोड़ा, यानी दो समीकरण हम पढ़ेंगे तो एक तो ये हो गई, एक और ऐसी समीकरण होगी, एक और ऐसी ही समीकरण हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसको हमने 1 बोल दिया, इसको भी 1 बोल दिया, इसको भी 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, और इसको 2 बोल दिया। इन दोनों समीकरणों के बारे में हमें पढ़ना है। इसको हम क्या बोलेंगे, युग्म, क्योंकि ये क्या बना रही है, अब ये दोनों एक साथ आ गई ना, तो ये युग्म बना रही। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने क्या कहा भाई, पहली समीकरण तो ये हो गई, क्योंकि ये पहली है तो ए के नीचे 1 लगा दिया, बी के नीचे 1 लगा दिया, सी के नीचे 1 लगा दिया। ये दूसरी समीकरण है तो ए के नीचे 2 लगा दिया, बी के नीचे 2 लगा दिया, सी के नीचे 2 लगा दिया। हमारा व्यापक रूप क्या होता था, हमारा व्यापक रूप होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमें युग्म के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है, युग्म, यानी ऐसी हमें दो समीकरण चाहिए। तो ये तो पहली हो गई तो सबके नीचे 1 लगा दिया मैंने, a1 b1 c1, और क्योंकि मुझे एक और चाहिए तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा क्या है, व्यापक रूप है रैखिक समीकरणों के युग्म का। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा। पहली समीकरण ये हो गई a1x प्लस b1, क्योंकि ये पहली है तो सबके नीचे 1 लगाया हुआ है, ये दूसरी है तो सबके नीचे 2 लगाया हुआ है। ये बताओ क्लियर हुआ सभी को? इसको हम क्या बोलेंगे, युग्म। युग्म मतलब सर, क्या होता है? हाँ जी, जोड़ा। हाँ जी और टू बोलिए। क्यों लगाया इनके नीचे? भाई अब मैं इनको एक जैसी नहीं लिख सकता ना, समीकरणें तो अलग अलग होंगी ना अभी आगे। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये समीकरण अलग होगी, ये अलग होगी। अब मैं दोनों को अगर ए रहने दूंगा, अगर मैं दोनों को ए रहने दूंगा तो ये दोनों सेम हो गई ना, ये दोनों फिर सेम हो जाएंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और ये भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन हम सेम समीकरण तो पढ़ेंगे नहीं आगे, दोनों अलग अलग होंगे। अब दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए कुछ हमें मानना तो पड़ेगा ना उनको, तो हमने पहली वाली के नीचे 1 लगा दिया है, ये दर्शा रहा है कि ये पहली समीकरण है, और दूसरी वाली के नीचे 2 लगा दिया है, ये दर्शा रहा है कि दूसरी समीकरण। समझ में आया? यस सर। ये एक तरीके से भाई किसी चीज को दिखाने का तरीका है। हम कैसे किसी को बताएं कि ये क्या है, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि भाई एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। इसमें a1 b1 c1 क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, a2 b2 c2 कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये युग्म बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, युग्म।
युग्म मतलब जोड़ा, ये जोड़े में है ना दोनों, तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये जोड़ा बना रहे हैं तो इसको युग्म बोला। ठीक है, दोनों में बराबर का निशान है तो समीकरण बोला। चर की अधिकतम घात एक है तो रैखिक बोला। और एक्स और वाई दो चर हैं तो दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। यही हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। जैसे ये, इन दोनों को आप देखो तो ये युग्म बना रही है ना, जोड़ा बना रही है। इसमें चर कितने हैं, दो, एक्स और वाई दो चर हैं तो दो चर वाली हो गई, है ना। एक्स और वाई की अधिकतम घात एक है तो रैखिक हो गई। ठीक है, बराबर का निशान लगाए तो समीकरण हो गई। तो ये क्या हो गई, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्लियर हुआ सभी को? कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको इसमें यह पहचानना है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म कौन सा है। तो पहले एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। देखो, नाम से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या लिख रहा है, दो चर। तो क्या इसमें दो चर हैं, बताओ। इसमें कितने चर हैं, दो हैं। दो चर। इसमें भी दो हैं, ठीक है, तो ये दो चर वाली हो गई। ठीक है, रैखिक, क्या ये दोनों रैखिक हैं? क्या ये दोनों रैखिक हैं? रैखिक होने का मतलब क्या है, कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात अगर एक है, दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से, अगर चर की अधिकतम घात एक है तो वो रैखिक होती है। तो ये रैखिक होगी, क्योंकि इसमें पी और क्यू दोनों की घात एक है, पी और क्यू दोनों की घात एक है, तो ये रैखिक भी हो गई। क्या ये समीकरण है? इसमें बराबर का निशान लगा है, इसमें बराबर का निशान लगा है, तो ये समीकरण भी है। क्या ये युग्म है? यस, दो समीकरणों की बात हो रही है तो ये युग्म है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, दो चर पी और क्यू वाली रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों है, चर की अधिकतम घात एक है, समीकरण क्यों है, बराबर का निशान लगा है, और युग्म क्यों है, क्योंकि दो समीकरणों की बात हो रही है। इस तरीके से हम पहचानते हैं। क्लियर हुआ सभी को? इसको पहचान कर बताइए, क्या ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म है? अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। इस वाले को बताना है, इस नाम से चेक करो एक एक करके। ओके, नो, 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 ओके। क्यों नहीं है, बताओ, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सर उसमें 3 चर है। इसमें तीन चर है, एक्सीलेंट। ठीक है, तो भाई नाम देखो, नाम में क्या आ रहा है, दो चर, दो चर वाली। तो इसमें देखो कितने चर हैं, एक्स वाई जेड। इसमें तो तीन है, इसमें तो तीन है, तो ये तो पहले ही फेल हो गई, इसमें तो दो चर है ही नहीं। तो अब हमें आगे कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये नहीं है हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ओके, इसको बताइए, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है? सर रैखिक बताना है इसमें भी। हाँ, नाम, नाम वही रहेगा, दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। तो क्या ये है? यस, वेरी गुड, है। ठीक है, कैसे है, कैसे है, नाम में चेक करो। सबसे पहले क्या बोला गया है, दो चर। तो इसमें दो चर हैं, एम और एन, एम और एन। ठीक है, पहली चीज हमारी क्लियर। रैखिक, रैखिक का मतलब कि इसमें चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो सब में अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक भी है। समीकरण, समीकरण इसमें बराबर का निशान लगा है, तो ये समीकरण भी है। युग्म, क्योंकि इसमें दो समीकरणों की बात हो रही है, तो ये युग्म भी है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ठीक है, इसके बारे में बताइए, क्या ये है, लास्ट वाले के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। एन, एन, ओके, नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है, क्योंकि बताओ क्यों नहीं है, आप ही बताइए। सर सर क्योंकि इसकी इसकी पावर पावर है। 2 है, वेरी गुड, अधिकतम पावर। वेरी गुड। तो ये रैखिक नहीं है, है ना, ये द्विघात है एक तरीके से। तो आप देखोगे दो चर, तो इसमें चर कितने हैं, एक्स वाई, एक्स वाई, तो चर तो दो ही हैं। ठीक है, रैखिक, रैखिक में क्या होता है, चर की अधिकतम घात एक होती है, लेकिन यहाँ पर देखो दो है, यहाँ पर भी दो है, तो ये रैखिक नहीं है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। इस तरीके से अब आपको समझ में आएगा चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमें पढ़ना है चैप्टर में। हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हमें युग्म दिया होगा, या तो उसको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना होगा, या अलग अलग तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो पोल में कुछ क्वेश्चंस कर लें, तो एक दो क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें पहचानना है। ठीक है, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। ओके,
आपको इसमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ, इसमें दो ऑप्शन है, ए एंड बी। चलिए करिए सॉल्व। आपको इसमें ये बताना है कि ये जो समीकरण, मैं यहाँ लिख देता हूं नीचे समीकरणों को। ये जो दो समीकरण दी हुई है, एक दी हुई है 4x प्लस 5y प्लस z बराबर 0, और एक दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। आपको ये बताना है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं। ओके, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, 3 लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, जो 3 लोग बच गए हैं वो भी। 2 लोग और बचे हैं, 11 में से 10 का सही है। यस, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5। हाँ, आ गया सबका आंसर। ओके, तो 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने बी को आंसर किया है, और एक बच्चे ने ए को आंसर किया है। तो भाई अगर आप इसमें ध्यान से देखें, जिन्होंने ए को आंसर किया है, नाम के थ्रू आप अगर इसको चेक करें तो सबसे पहले क्या ये दो चर वाली है, क्या ये दो चर वाली है, तो एक्स वाई जेड, इसमें तो 3 चर हैं, तो ये तो यही फेल हो गया हमारा, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फेल हो चुका है पहले ही स्टेप में, तो ये नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए इसको सॉल्व करें सभी बच्चे। पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो तब तक आप लोग इसको पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से, मुझे 5 सेकंड दीजिए। दो ऑप्शन हैं इसमें, ए और बी। करिए सॉल्व। इसमें आपको ये बताना है कि क्या जो दी हुई समीकरण है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं। 4x² प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y² प्लस 8 इज इक्वल टू। ओके, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 8 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेल डन। 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 10 में से 9 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है बी ऑप्शन, जो कि सही आंसर है, वेरी गुड। और एक बच्चे ने ए को आंसर किया। तो अगर मैं नाम पर जाऊं, नाम क्या कहता है, दो चर वाले, तो सबसे पहले दो चर ढूंढूंगा मैं, तो एक्स वाई, तो दो चर वाला तो ये है। रैखिक, रैखिक के लिए मैं क्या चेक करूंगा, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये रैखिक नहीं है। आगे मैं कुछ चेक करूंगा नहीं, तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, तो बताओ यहां तक जो भी हमने पढ़ा है आज सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनके ग्राफ वगैरह हम बनाएंगे। अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दी जाए तो उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, अगर वो दो ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं एक पॉइंट पर तो क्या होता है, अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या होता है, नहीं काट रहे हैं तो क्या होता है। तो ये सब है चीजें जो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। यस, सर, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन